कौन क्या क्या बोल रहा है, किस स्तर पे जा रहा है। न कोई मुद्दा है न कोई विपक्ष है। मोदी जी के सिवा यहाँ और कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और इनको देखा, लेकिन जैसा मोदी ऑलराउंडर है ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। मुद्दा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुद्दा योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त मैं हूं बनारस में और मैं जिस दुकान पे खड़ा हूं ये चाय की दुकान है। देखने में बिल्कुल आम चाय की दुकान लगेगी, लेकिन रातों रात फेमस इसलिए हुई कि इनकी चाय की दुकान पे रुक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिया। और इनकी स्टाइल है, इसी स्टाइल में पप्पू की अड़ी बोला जाता है और चाय बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कब चाय पिया आपकी दुकान पे? प्रधानमंत्री जी 2022 में चाय पिए थे, शाम को 7 बजे। और जब से आपकी दुकान फेमस हो गई है? तब से फेमस हो गई। लोग अब पूछते हैं कि वो कौन सी दुकान है जहाँ पे चाय पिए थे प्रधानमंत्री जी? वो एड्रेस पूछते रहते हैं कि कहाँ मोदी जी की चाय पिए थे, वहाँ हम भी चाय पियेंगे। अच्छा, ये लोग यहाँ पे लगातार जो आप अंदर देख रहे हैं भीड़ लगी रहती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है। हाँ, ऐसे सुबह शाम तक भी नहीं, लोग चाय पीते रहते हैं, जाते रहते हैं। दूसरे लोग आते हैं, वो भी चाय पीते जाते रहते हैं। बहस होती रहती थी। बात करते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। चाय खत्म हो गई, राजनीति खत्म हो गई। ठीक है, मैं आपके बात करके फिर आपसे बात करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पप्पू की अड़ी है और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये बनारस के अलग अलग मोहल्ले के लोग हैं और दिन भर यहाँ चाय पियेंगे, बनारसी पान खाएंगे और चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, आप यहाँ बैठ के पप्पू की अड़ी फेमस हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे चाय पिए थे, इसलिए क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यही चुनाव का हो रहा है। हाँ। जो इस समय देश में चल रहा है। हाँ। राजनीतिक विश्लेषण होता है यहाँ पर। क्या कैसी स्थिति चल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यही सब चल रहा है। कौन जीत रहा है यहाँ पे? क्या सबसे बड़ा जो मुद्दा है चुनाव का क्या है बनारस में? इसको जीतना चाहिए, जिसको जीतना चाहिए वो जीत रहा है। अच्छा, जो आदमी देश नहीं विदेशों तक हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाया। पहले ये स्थिति थी हिंदुस्तान की कि जब यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो पीछे के लाइन में ग्रुप फोटोग्राफ में उसके पीछे के लाइन में खड़ा किया जाता था। आज ये स्थिति है कि वो फ्रंट लाइनर हो गया है, मिडिल में खड़ा होता है, उसके अगल बगल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं। आज हिंदुस्तान की ये स्थिति है। तो जिसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, मतलब आप बड़ा चालाकी से डर रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं सारा। अब हम ये नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कुछ आप भी बोलिए। आप तो पत्रकार हैं, आप पूरे देश में घूम रहे हैं, हर आदमी का आप वक्तव्य ले रहे हैं, तो आपको तो आभास लगी गया होगा कि वो आदमी कौन है। वैसे लास्ट में मैं बताऊंगा, जिसने हिंदुस्तान के लोगों का जनजीवन सामान्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, लोगों को, गरीब लोगों को भोजन देने के फील्ड में, किसानों को मदद करने के फील्ड में, पानी पिलाने के फील्ड में, तमाम तरह की जो गरीबों का जो विशेष ध्यान रखता हो, उसी का नाम लिया जाएगा। देखिए, होता क्या है कि कोई भी सरकार किसी को खाना नहीं देती, न किसी को पहनने के लिए देती है, न किसी का मकान बनवाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, लेकिन ये सरकार तो दावा कर रही है कि ये खाने के लिए राशन दे रही है, वही बता रहा हूं ना, रहने के लिए आवास दे रही है। बता रहा हूं। देखिए, जिनके पास नहीं है, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उसका ख्याल रखना ईश्वर की उपासना करना के बराबर होता है। आप जो है अभावग्रस्त लोगों को मदद करें तो भगवान की पूजा, और उसमें कोई फर्क नहीं होता। और मोदी वही काम कर रहे हैं। गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, किसानों को की स्थिति सुधारने का काम कर रहे हैं, देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर, जिस देश में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं जो उनको आगे बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में देश में और कोई नेता नहीं है। क्या नाम सर आपका? पीयूष मिश्रा। पीयूष जी, पूरा अखबार आप चाट डाल रहे हैं, क्या खोज रहे हैं खबर? मैं देख रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ कौन कौन क्या क्या बोल रहा है और किस स्तर पे जा रहा है। ये देख रहा हूँ कि मोदी जी के लिए क्या क्या कहा जाता है। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि सबसे सीधे कांटेक्ट
हैं, उनको ये नहीं मतलब नहीं है। वो हाई स्कूल के बच्चों का काम रहता है, उसके पहले उनसे भी 1 घंटा बात करते हैं। हमारे यहाँ अगर हमारी विश्व क्रिकेट टीम हार जाए तो उन प्लेयरों के रूम में जाके भी उनसे बात करते हैं, और अगर हमारे वैज्ञानिक फेल हो जाए तो उनको गले लगाते हैं और फिर चंद्रयान पे उतरवाते हैं। आपको लगता है ये सब चीजें मुद्दा हो रहा है चुनाव में? हाँ, देखिए, ये हमें लग रहा है बहुत दिन बाद ऐसा है कि कोई मुद्दा बना ही नहीं पा रहा है। कोई मुद्दा बना? हाँ, विपक्ष भी कोई ऐसी चीज नहीं बता पा रहा है जिसमें जनमानस का झुकाव हो जाए कि अरे ये कैसे हो गया। जैसे बेफोर्स था तो लोगों का उधर ध्यान गया था, या 2G 3G था तो जनता के मन में आ रहा था अरे ऐसा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। ठीक, क्या नाम है सर आप? बताइए। हाँ, अभिषेक सिंह, हाँ? अभिषेक नाम है। अभिषेक जी, ये लोग कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है, और क्या लग रहा है यहाँ पे बनारस में कोई मुद्दा है कि मुद्दा के विहीन चुनाव हो रहा है? मुद्दा विहीन है, न कोई मुद्दा है न कोई विपक्ष है। एक तरफा मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी जी चुनाव में पूर्ण बहुमत से 10 लाख के अधिक वोटों से इस बार संसद बन के प्रधानमंत्री तीसरी बार होने जा रहे हैं। सर, ये कह रहे हैं कि मोदी जी 10 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, मार्जिन बढ़ाना चैलेंज है। नहीं, उनका तो कहना सही है मैं। उनके अलावा कौन है? कोई तो नहीं है। अच्छा, हम लोग आज से कई साल पहले जो कार्य नहीं हुआ था, आज हम 10 सालों में कार्य को देखा। ठीक है। तो जो कार्य करेगा उसी को हम लोग सुनेंगे ना। सर, अब पान खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो पाया आपका? अच्छा, आप बोलते नहीं। हाँ, सब ये सर, क्या नाम है आपका? कमलाकांत शुक्ला। कमलाकांत जी, यहाँ पे बातचीत हो रही है, देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि सरकार की इतनी उपलब्धि यहाँ की विपक्ष कहीं टिक नहीं रहा है, तो क्या लगता है कि लोकल बनाम बाहरी भी कोई मुद्दा है? ना, ऐसी कोई बात नहीं। बनारस तो विश्व संस्कृति यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कोई बाहरी होता ही नहीं। यहाँ कोई बाहरी नहीं होता है। बनारस में जो आया बनारसी हो जाता है। अच्छा, हाँ, अगर बनारसी नहीं होगा तो यहाँ रह ही नहीं पाएगा। तो यहाँ जो आएगा वो बनारसी हो जाता है, और मोदी जी के सिवा यहाँ और कोई नहीं खड़ा। तो यहाँ पे चुनाव में मुद्दा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ का चुनाव मुद्दा मोदी जो विश्व स्तर पर चल रहा है, तो बनारस का तो कोई वही नहीं रह गया है। क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह। प्रताप जी, आपको लग रहा है कोई मुद्दा भी चुनाव में है, या लोकल इश्यूज हावी है, कि खाली मोदी के चेहरे पे, चूंकि देश भर में चुनाव हो रहा है तो बनारस में क्यों न हो? बेरोजगारी का मुद्दा, और ये बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, बस तो आपको लगता है बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? वो है। ये तो करे मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जीतेंगे, अब बात की चीज है, मगर बेरोजगारी का मुद्दा तो है सारे लोग। सर, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार, जब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होता है तो नंबर ऑफ जो रोजगार के जो अवसर होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बाद अगर जब ये होता है तो उसमें रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसा कोई मिल रहा लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार और नौकरी में फर्क है। नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार तो मिल ही रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? जो निकम्मे है उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वरना मिल जाएगा। ठीक है, तो निकम्मे। सर, क्या नाम है? ब्रजेश। ब्रजेश जी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई चुनाव में लोकल मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, ये कोई असर कर रहा है कि कोई मतलब नहीं है इसका? हर चीज का मतलब है, लेकिन जब भीड़ ज्यादा चिल्लाती है, जहाँ संख्या देखिए, जो मोदी जी के से लोग हैं, ये संख्या बल बना के हल्ला मचाते हैं, हकीकत से बहुत दूर ले जाते हैं जनता को। सच्चाई ये है कि मुद्दे तो ऐसे ऐसे हैं, ये मुद्दा उठने ही नहीं देना चाहते। नहीं तो देश में बताइए, 5 किलो अनाज देना देश को भिखमंगा बनाना रोजगार है क्या? देश को ये कह रहे हैं कि हम सबको अन्न खिला रहे हैं, अन्नदाता को आप धरती के नीचे दबा रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान को उठा रहे हैं। सब कुछ उल्टा चल रहा है। जब हम ये तय कर लें कि हमें ये कहना है कि बस दुनिया में जो चल रहा है सब सही चल रहा है, आपको सही बोलना है। राजा जी ने कहा सही, सभी प्रजा ने कहा सही। तो इस दौर से हम गुजर रहे हैं, इनको मुद्दा ही नहीं दिखाई दे रहा है। जब से ये सत्ता में आए 10 से जा रहे हैं, विकास रहे हैं। बनारस में विरासत कहाँ बची? हर अच्छी पुरानी बिल्डिंग, हम प्राचीन शहर के लोग हैं, कहा गया है कि इसको हेरिटेज सिटी बनाना है, और तोड़ के हेरिटेज सिटी को नए महल खड़ा कर देना, जमीन पर रंगीन मार्बल लगा देना, ये विकास है? विकास नया रोजगार तैयार करना है।
विकास नए भवन को निर्माण करिए तो उसमें पुरातन का व्यवस्था होनी चाहिए, पुरातन को बचाते हुए नवीनता की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। प्रतीच प्राची का मेल सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। आपने इसको क्या कर दिया आज के दौर में? विकास 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 का। आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा बन पा रहा है चुनाव में? निश्चित रूप से मुद्दा बन रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में ये है जो ये कहा जा रहा है कि ये संविधान बदलने का दौर। आप बताइए, आप चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं 400 के पार, 400 के पार, मैं हो रहा हूं 400 के पार, मैं हो गया 400 के पार। मेरा सवाल ये उठता है कि आप चुनाव जनता से लड़ रहे हैं या जनता से कह रहे हैं कि 400 पार मैं हो गया हूं? जब आप 400 पार हो गए तो लड़ क्यों रहे हैं? चुनाव लेके चले जाइए, संविधान में बदलिए, चाहे जो करिए। जरूरत ही क्या थी चुनाव लड़ने की? इस नारे की देने की जरूरत क्या है? आप हमारे वोट को ये कह रहे हैं कि मैं पा गया हूं आपका वोट। सवाल ये उठता है कि वोट आप मांगने आए हैं या वोट छीनने आए हैं? ये बताने आए हैं। ठीक है सर, क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, चाहे क्या इन्होंने कहा सर विकास हो नहीं रहा है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है, असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो आदमी काम नहीं करना चाहेगा उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो आदमी काम करना चाहेगा, एक्चुअली कारण समस्या ये है कि हम अगर 500 रुपए के आदमी हम चाहते हैं 2000 रुपया, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2000 कमा लेंगे। सबसे पहले आप अपने कैडर को भी देखिए कि किस हिसाब के आदमी हैं। अगर 500 के लेबर हैं तो 500 से ज्यादा 550 कर सकते हैं, और हम 2000 के यहाँ 2000 करेंगे। समस्या ये कि हर आदमी को 10 से 5 का कंप्यूटर के सामने का नौकरी चाहिए। ये कौन तय करेगा कि कौन व्यक्ति की वैल्यू क्या है? वो सामने वाला आपका एम्प्लॉयमेंट जो देता है, एम्प्लॉय जनरेटर करता है। कौन चौकीदार की जो तनख्वाह होगी उससे ज्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो तनख्वाह होगी वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, क्या आपको पता है कि आईआईटी के 30% 40% लोग बेरोजगार हैं, उनके अंदर तो योग्यता है? देखिए रिसेशन का पीरियड चल रहा है आईटी सेक्टर में, तो रिसेशन के समय सब लोग, पूरा वर्ल्ड इस समय अफेक्टेड है, तो आप तो नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे फिर? समय के साथ ही बनेंगे ना। अब एक ही दिन नहीं, आईटी में रिसेशन चल रहा है, आईटी में रिसेशन चल रहा है। ये बात सही है, आपका कहना सही है, आईटी में रिसेशन चल रहा है। आईआईटी के जो निकलते हैं, आईआईटी में नहीं, आईआईटी के लड़के निकल के उसमें नहीं हो रहा है। आईटी सेक्टर और आईआईटी में दोनों में फर्क है। आप थोड़ा सा उसको सही आईआईटी के बात करो। हाँ सर, क्या नाम में आपके चल रहा है रिसेशन है, वो ठीक आपकी बात मान रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर है, आईआईटी सेक्टर नहीं है। सर क्या नाम आपका? अखिलेश चंद पाठक। क्या है, कह रहे हैं क्या है मुद्दा? मुद्दा तो देखिए, चुनावी मुद्दे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, चुनावी मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं, अपनी जगह है। लेकिन हकीकत ये है कि बनारस का जो मेन चीजें हैं, जैसे बनारसी साड़ी हुए, बनारसी पान हुए, रोजगार बनारस के हुए। मैं भी एक रोजगारी हूँ, लेकिन इस समय रोजगार एकदम पूरी तरह से ठप बैठ गया है, चौपट हो गया है। मोदी जी को बनारस के, जो बनारस की मेन कहावत है बनारसी साड़ी, उसके विषय में मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। वो आज के समय में गर्क की स्थिति पे है, और बनारसी साड़ी से जुड़े जितने रिलेटेड इससे लोग हैं, आज वो दाने दाने के मोहताज हैं। तो हमारा कहना है, विकास आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन रोजगार का विकास करिए। ये 6 किलो 10 किलो राशन देने से विकास नहीं होगा। आप रोजगार दीजिए, स्वतः आदमी कमा करके खाना सीखे, ये होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? देवव्रत चौबे। देवव्रत चौबे। आप स्टील के गिलास में चाय पी रहे हैं, सब लोग शीशे के गिलास में पी रहे हैं। मेरी समस्या कुछ अलग है, इन सब समस्याओं से मेरी भिन्न समस्या। ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति मूल्य विहीन कैसे हो रही है, मेरी ये समस्या है। ये राजनीति में मूल्य हम नहीं रह गए, सत्ता कैसे प्राप्त हो इसके लिए सभी राजनीतिक दल व्याकुल है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वह याद आता है, जब भारतीय जनता पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सत्ता का सहवास और वनवास दोनों एक समान है। क्या कोई ऐसा आज है जो ये कह दे? तो मैं इस सिद्धांत को लेकर चलने वाला हूं। मैं राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, दल नहीं, इसलिए दलों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि ये सभी दलों की परेशानी है कि वो राजनीति में क्या अवमूल्यन हो रहा है? राजनीति में ह्रास हुआ है, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वह मूल्य नष्ट हो रहे हैं। तो ये सभी दल कर रहे हैं कि सभी दलों, कोई एक नहीं, सभी दल जो है, जितने राजनीतिक दल हैं वह सभी के सभी दल मूल्य विहीन राजनीति कर रहे हैं। और मैं महात्मा गांधी के इस सिद्धांत को मानने वाला हूं कि साधन पवित्र होगा
तो साध्य अच्छा होगा। साधन की पवित्रता समाप्त हो गई है, साधन पर किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सूर्य कुमार तिवारी। सूर्य जी, क्या क्या आपने सुना लोगों को, चुनाव का मुद्दा यही है कि बनारस में कुछ अलग ढंग की राजनीति होती है, यहाँ के लोग मस्त मौला हैं? यहाँ के लोग मस्त मौला है सर, यहाँ अपने आप में मस्त रहने वाले लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है महंगाई बेरोजगारी, ये तो चरम पर है। इस पर कोई किसी का चर्चा नहीं है। इस पर किसी का चर्चा नहीं है। मोदी 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 मोदी, कॉरिडोर 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 कॉरिडोर। अगर भोजन देगा तो नौकरी की क्या जरूरत है? तो सब लोग बैठ करके जो है विश्वनाथ मंदिर में जाके भजन करें। जो है नौकरी मस्त है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और 5 किलो अनाज दे करके भिखमंगा ये सरकार बना रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक सर, क्या है चुनाव में मुद्दा? क्या नाम आपका? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन। क्या है मुद्दा चुनाव में? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अगर विपक्ष में एकजुटता होती, जैसे विपक्ष से कमी क्या है कि आप राज्य में तो विरोधी हैं, केंद्र में एक हैं। मुद्दे रियली मुद्दे जो उठा नहीं पाए मुद्दे। और जैसे गुरुजी ने कहा, राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया है, सारे नेताओं ने अपनी गरिमा गिरा दी है। हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोले, छोटा सा अगर मुद्दा मिल गया उसी को स्पीच दे करके बोल दे रहे हैं। मुद्दे बहुत है, लेकिन मुद्दों को सही पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं मुद्दे। क्या नाम है सर आपका? सर अर्जुन जी है। अर्जुन, आप युवा हैं, इस चुनाव में सब पार्टी कह रही है कि हम युवाओं के लिए चिंतित है, तो क्या लग रहा है कि सभी दल युवा एजेंडे पे हैं राजनीतिक दलों के? सब मिलाकर के बात यही है कि आस्था रखना जरूरी है, लेकिन अंधभक्त होना जरूरी नहीं। अंधभक्ति जरूरी नहीं है, आस्था रखिए जरूरी है, लेकिन अंधे बन के भक्त मत बनिए। तो आपको लग रहा है कि ये सब अंधे भक्ति की बात वाला काम मत कीजिए। और ये समय जो चल रहा है, कक्षा 5 की एक कविता है, अंधेरे नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ठीक, क्या नाम है सर? बलभद्र तिवारी। बलभद्र जी, आपने तमाम लोगों को सुना, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या लग रहा है आपके लिए सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा तो इस समय केवल हिंदू और मुसलमान है, मंदिर और मस्जिद है। भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है, कौन असली भक्त है और कौन असली भगवान है। ये मुद्दा जो है इस समय इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों को घुमा रहा है। बाकी सभी लोगों ने बता ही दिया कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों का कोई निस्तारण जो है गवर्नमेंट नहीं कर रही है, चाहे वो पक्ष हो अथवा विपक्ष हो। ये दोनों के लिए है, किसी पक्ष के लिए ही मुद्दा नहीं होता है। विपक्ष यदि कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी भी बात पर जो है ये जो भक्त हैं या जनता कह लीजिए, इन लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अंधभक्त है। नहीं, ये अंधभक्त तो मतलब कहा जाएगा कि जैसे आंख रहते हुए चश्मा लगा लिया। यदि हम देख रहे हैं और सच्चाई को हकीकत में नहीं बताएंगे तब तो हम अंधभक्त हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बद्री विशाल है। बद्री जी, क्या आपने सबको सुना, चुनाव में यही मुद्दा है? किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट, एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। जांच परख के देखना कैसे कैसे लोग खड़े, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट। क्या नाम सर आपका? उमेश, क्या है आपने सबको सुना, युवा चुनाव में मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा भी है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग, जैसे मैं 10 साल पहले भी यहाँ पे घुमा हूँ बनारस, अभी भी बनारस घूम रहा हूँ और मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। तो आपको लगता है कि बनारस का विकास देश का विकास है? मैं बाहर से हूँ और मैं यहाँ पे अगर 10 साल के बाद आके भी देख रहा हूँ कि क्या साफ सुथरा कितना बना है। ठीक है, शहर में ब्यूटिफिकेशन के साथ लोगों का बिहेवियर में परिवर्तन आया, वो कैसे आ गया? ऐसे तो कोई सपने में नहीं आता है, मेहनत किया गया, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम है सर आपका?
संतोष कुमार चौहान। संतोष जी, यहाँ पे अभी तो आप थोड़ी देर से आए, तमाम लोग अलग अलग मुद्दा बता रहे थे, अलग अलग ढंग से राजनीति को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा है? बनारस का कोई लोकल मुद्दा है या मोदी के नाम पे ही चुनाव है? मोदी के नाम पर ही, मोदी के नाम पर ही चुनाव है। कोई मुद्दा गौड़ है, उनको लगता है देश की बात है? नहीं, देश का विकास कर रहे हैं वो, देश का विकास कर रहे हैं मोदी जी, जनता उनसे संतुष्ट है। और जो लोग नहीं संतुष्ट हैं 10-20% उनका मायने नहीं रखता है। हाँ, तो आपको लगता है मुद्दा है, उन्होंने विकास किया है, उनका एक विजन है इसलिए? हाँ, उनका विकास है, उनका विजन है। देखिए, यहाँ पे दरअसल इसकी बात यह है कि यहाँ पे लोग इतनी तेज होता है कि यहाँ बात करना मुश्किल होता है और ये दिन भर यहाँ चलता रहता है। हाँ, अच्छा सर, क्या नाम है आपको? उदयनारायण पांडे। उदयनारायण पांडे, सबसे बुजुर्ग 93 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। तो आपने तमाम चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे, ये चुनाव कैसे अलग देख रहे हैं? हमने बहुत प्रधानमंत्री देखा, बहुत देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलिया सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और इनको देखा, लेकिन जैसा मोदी ऑलराउंडर है ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इस पर भगवान की कृपा है और काम करता है। 100 में 100% पाएगा मोदी। ये योगी इतना मेहनत करते हैं, सब इतना मेहनत करते हैं, इसलिए उनको 100 में 100 नंबर मिलेगा। और आज नोट कर लीजिए, आज इस पर शंकर जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। उसको जो है 400 तो पा ही रहे था, 15 उसमें जो ग्रेस मार्क उनको दे दिया गया। आज 4 से 15। क्या वो गाना क्या गाते हैं आप? एक गाना है आपका? गाना तो है, ऐसी लागी लागी लगन, हाँ ऐसी लागी, अरे को ऐसी लागी लगन, हाँ जसवा हो गया मगन, और गली गली मोदी योगी गाने लगे, ऐसी लागी लगन। अब नोट कर लीजिए, 4 से 15 और प्रधानमंत्री क्या नाम है, हमारे मोदी जी रहेंगे। क्या नाम है हमारे ये रहेंगे? हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे है। क्या है चुनाव में पांडे जी मुद्दा? मुद्दा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुद्दा योगी मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बस यही मुद्दा है। सर वो कह रहे हैं, आप सबकी बात है, उन्होंने कहा कि 400 कुछ बात कह रहे हैं, 415 नंबर ग्रेस मार्क दे रहे हैं वो। ग्रेस मार्क तब मिलता है जब आदमी फेल हो जाता है। फेल हुए आदमी को ग्रेस मार्क देके पास किया जाता है। तो एक बुजुर्ग हमारे काशी से बोले हैं, उन्होंने सोहर भी सुनाया है, बड़ा अच्छा लगा ये चीज हमें कि उन्होंने अंत में वो सत्य भी बताया कि ग्रेस मार्क से पास होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की जनता अब इन्हें रोते गवाते टाइप की स्थिति में आ गए कि भैया ग्रेसे मार्क दे दा, हमें पास कर दा, और हमारे बुजुर्ग ने उनको ग्रेस मार्क दे दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो पूछिए, ये भाई साहब हमारे हैं बगल में, भाई साहब इनसे ये पूछिए, ये मेरे बड़े बचपन के मित्र, बड़े बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए कि मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री बनने लायक इनके पास कौन सा चेहरा है? ये बहुत अच्छा सवाल किए। मुकाबला किसी का किसी के नहीं होता। 3 भाई अगर परिवार में हो तो तीनों भाइयों में आपस में मुकाबला नहीं होता है। ईश्वर जिसको भी जन्म देता है वो अलबेला होता है अपने आप में, चाहे वो मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे इंसान हो। तो ऐसे स्थिति में मोदी अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए अलग है। लेकिन जहां तक देश की बात है, जहां तक देश की बात है, तो देश में एक अगर चेहरा नए बात की जा रही है तो एक नौजवान जो लगातार पैदल चल रहा है, वो नौजवान के साथ पूरा देश है, पूरे नौजवान के साथ देश होगा और इस बार का प्रधानमंत्री वो बनने की क्षमता रखता है। भाई साहब इन्होंने कहा है सबको बराबर नहीं मिलता है। तो देखिए, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, ठीक है। आपके मनमोहन सिंह कहते हैं कि आपके संसाधनों में मुस्लिम का वो है, अभी ये कह रहे हैं आरक्षण है, और आप अभी बहुसंख्यक की बात किए। बहुसंख्यक माने कुछ नहीं, बहुसंख्यक की मतलब संविधान खत्म कर दिया हम जो है, और आप मैं उस भारत की बात करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्ति निरामया। मैं उस शास्त्र की बात करता हूँ। सनातन होने का ये लोग दावा करते हैं, लेकिन नौटंकी वाला शासन सनातन की बात करते हैं। मैं उस सनातन की नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं उस सनातन की बात सुधेव कुछ ये पत्रकार है बंधु,
अब आप देख ही लीजिए कि कोई होगा, पत्रकार होगा, कभी होगा। नहीं, इसलिए ज्यादा ज्ञान दिए हैं। मेरी एक बात सुनिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इस समय जो विपक्षी हैं सब बड़े बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियां हैं, सब भ्रष्टाचार में जमानत पर हैं। इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कह सके कि मैं ईमानदार हूं, मैं देश में नेतृत्व करने लायक हूं, आप हमें वोट दीजिए। ये मोदी को सुनिए, रुकिए, ये मोदी को इस चुनाव में कोई अवतरित भी हुआ है क्या? कोई न कोई का पुत्र पुत्री तो सब होते हैं, तो ये क्या किसी का अवतरण भी हुआ है क्या जो पैदा हो गया? आप या तो प्रियंका जी का जो लड़का है वो ईमानदार भी है और वो प्रधानमंत्री बनने लायक भी है, उसी वो कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसा है प्रियंका का कि आप डायलॉग मत करवाइए, एक एक आदमी का विचार सुनिए। ऐसा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ी अच्छी बात आज तक न कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया था न आएगा। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। एक लाइन मेरा सुन लीजिए। अभी जो भाई साहब ने कहा कि प्रियंका का लड़का ईमानदार है, इसका मतलब इन्हें मालूम है कि जो बीज है वो भी ईमानदार है, यानी प्रियंका भी ईमानदार है और प्रियंका की माँ भी ईमानदार है और उसकी सास भी ईमानदार है। तो जब इतना ईमानदारी उनके बीज में है, आप मान रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी ईमानदार है, तो आज भी उनके साथ आइए और देश को बचाइए। चलिए, यहाँ पे ये एक दिन भर ये अड़ी चलती रहती है, दिन भर लोगों की बातचीत होती रहती है, दिन भर यहाँ पे और अंत में हर महादेव की नगरी है, शिव की नगरी, इसलिए लोग बोलते रहे। पप्पू, ये दिन भर यहाँ पे लोग लगते रहते हैं। यहाँ पे जब से मोदी जी आए हैं तब से कितनी दुकानदारी बढ़ गई है। दुकानदारी देखिए हम लोग कैसी हो रही है, गर्मी भी देख ही रहे, स्थिति क्या रहती है, दुकानदारी वैसी भी आधी हुई जाती है। भाई नेता मोदी के नाम से लोग आते रहते हैं, यहाँ चाय पीते रहते हैं, वैसे पुरानी दुकान हम लोग की है, लोग आते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। फोटो वोटो भी लगा रखी है उनके साथ अपनी। मोदी जी आए हैं तो हम लोग चाहे फोटो लगाए हैं, अखिलेश भी आए हैं, राहुल भी आए हैं, प्रियंका, केजरीवाल, कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है कि नहीं आए हैं लोग, सब लोग हैं, सारे लोग का फोटो है हमारे पास। हाँ, तो आपको लगता है कि आपको क्या लगता है सब नेता है, इसमें सबसे अच्छा कौन है? मोदी जी है, उससे मोदी जी से बेस्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं है। हमने प्रधानमंत्री इधर से भी गुजरते हैं, लोग जानते नहीं कि प्रधानमंत्री कब गया कब आया, कोई नहीं जाना। लगता है कि मोदी जी आते हैं और वो काम करते हैं, आते हैं। अच्छा, तो ऐसे आप चाय बनाते रहते हो, लोगों से बातचीत होती रहती है? जी, ऐसे ही हम देखिए चाय भी बनाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं कम चीनी बिना चीनी जैसे मांगते देते रहते हैं। सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलता है, कोई और भी बैठता है यहाँ? यहाँ भाई हमारा बैठता है, सब दो लोग मिलकर सब लोग करते हैं। कैसे होगा? 6 बजे से 2 बजे तक हम करते हैं, फिर शाम को छोटा वाला भाई आकर के बैठता है, रात 11 बजे तक। तो मोदी के आने से बड़ा फायदा हो गया, लोग शहर में जान गए। आप जहाँ जाते हो लोग पूछते हो कहो पप्पू तो मोदी आ रहे। हम ही को नहीं फायदा हुआ, पूरे देश को फायदा हुआ, पूरे विश्व को फायदा हुआ। मोदी जी को आने से ई रिक्शा, गंगा जी, नाव वाले, हर रोजगार लोग नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे तो 4,000 5,000 रुपया रोज कमाएंगे, मेहनत करेंगे तब। फालतू बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा पप्पू कड़ी, यहाँ दिन भर चर्चा होती रहती है। रातों रात चर्चा में इसलिए आ गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे चाय पी और अब ये सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ देश के हर मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, बनारस।